दिल्ली में वक्फ बोर्ड और वक्फ इमलाक के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे मुल्क से लोगों ने शिरकत की है। वज़ीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत आने वाले 100 दिनों में वक्फ इमलाक को 100% डिजिटल करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी 100% कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास मंसूबे के तहत वक्फ इमलाक पर तामीरात के लिए 100% फंडिंग की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के 8 मुतवल्लियों को एजाज से भी नवाजा गया। मरकजी वज़ारत अक़लियती अमूर की जानिब से वक्फ इमलाक का डिजिटलाइजेशन और GIO मैपिंग का काम काफ़ी अहम है। वज़ारत अक़लियत के इस इक़दाम से वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्ज़ों पर रोक लग जाएगी। पहला मौका है कि अभी तक तो मुतवल्लियों को गाली दी जाती है ज़्यादातर, तो जो मुतवल्ली जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रख रखाव के लिए, उसके विकास के लिए और उसके समाज के लिए सही उपयोग, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमने पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना शुरू किया है। और आगे आने वाले दिनों में भी जहाँ पर एक तरफ जो इस तरह के लोग हैं जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उसके में गड़बड़ झाला कर रहे हैं, उनको हम जो है वो सज़ा दे रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं और ये हम आगे काम जारी रखेंगे। न्यू लीज पॉलिसी फाइनल हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने उसका मसौदा भेज दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अपने रिकमेंडेशन आना शुरू हो रहे हैं और आने के साथ ही जो है हम उसको लागू करेंगे। उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उसके विकास के लिए, उसके ढांचागत विकास के लिए भी जो प्रपोजल आएंगे उनको हम पूरी तरह से 100% फंडिंग करेंगे। 100 दिनों में हमने जो है वो 100% डिजिटाइजेशन जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के करने का लक्ष्य रखा है। और आपको हमें अच्छी बताते हुए खुशी होगी कि लगभग 70 से 80% वक्फ बोर्ड्स को हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के बीच में जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर दी है, जिसमें कि जो है वो हर दिन किसी न किसी वक्फ बोर्ड से 2-2, 3-3 वक्फ बोर्ड के साथ सीधे जो वक्फ काउंसिल के मेंबर्स हैं या वक्फ काउंसिल के ऑफिसर्स हैं वो जो है वो बातचीत करके वहाँ पर जो हालात हैं उसकी जानकारी लेते हैं। लफ्ज़ अक़लियत की तशरीह में मरकज़ कोई तब्दीली नहीं करेगा। इस हवाले से मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सतह पर सिर्फ 6 अक़लियती नोटिफाई हैं। मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध अक़लियतों के ज़ुमरे में आते हैं। रियासी सतह पर तरक्की और ज़रूरत के मुताबिक रियासी हुकूमतें किसी भी तबके को अक़लियत का दर्जा दे सकती हैं। वाज़ेह है कि आज अक़लियती कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में लफ्ज़ अक़लियत की तशरीह के हवाले से जवाब दाखिल करना है। बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने 8 रियासतों में हिंदुओं के अक़लियत होने की बुनियाद पर हिंदुओं को अक़लियत का दर्जा दिए जाने पर सवाल उठाया है। सेंटर का एक ही सिस्टम है। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ केंद्र में हैं। जैन हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं। 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ सेंटर में हैं। उसके अलावा अलग अलग स्टेट को अधिकार है कि अपने स्टेट में स्टेट के सामाजिक, आर्थिक, जनगणना की दृष्टि से देखते हुए किसको उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देना है, नहीं देना, ये उनके स्टेट का तय करना है। समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट आजम खान ने लोकसभा में माफ़ी मांग ली है। आजम खान ने डिप्टी स्पीकर रमा देवी से काबिल एतराज़ जुमले अदा किए थे, जिस पर हंगामों का सिलसिला जारी था। आजम खान के माफ़ी मांगने से मामला खत्म हो गया है। आजम खान के माफ़ी मांगने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव मामले पर भी बात की जाएगी। मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहीं या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। आजम खान की अहलिया ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के ख्वाहिश पर आजम खान ने माफ़ी मांग ली है और ये अच्छी बात है। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उसे भी अपनी गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। मौजूद आजम खान की पत्नी, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से ये मामला हुआ, पूरा मामला हुआ, आजम खान साहब ने अब माफी मांग ली, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, माफी मांग ली, ठीक है। अगर सदन की यही ख्वाहिश थी, स्पीकर की का यही कहना था तो माफी मांग ली। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि वो इस तरह के बयान लगातार देते रहे हैं, अजय अपराध को भी लेके
बीजेपी उन्हें कह रही है, खुद बीजेपी के नेता कैसे बयान देते हैं ये बीजेपी भी जानती होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में जबरदस्त बारिश की वजह से जमुना नदी में एमोनिया की सतह बढ़ गई है। एमोनिया की सतह बढ़ने के सबब दिल्ली के वाटर प्लांट को कच्चा पानी में मिलने में काफी परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक जमुना में एमोनिया की मिकदार 2 ppm दर्ज की गई है। पानी की किल्लत से बचने के लिए जल बोर्ड इक़दाम कर रहा है। सावन का महीना चल रहा है और देश भर में मानसून की बारिश हो रही है। देश के कई इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिश है कि वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बेहद कम बारिश है और इस कम बारिश के चलते यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है। इस वक्त मैं यमुना के घाट पर खड़ी हुई हूँ, आपको दिखाना चाहूँगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यमुना के जो पानी का स्तर है वो बेहद कम है और इस पानी की कमी के चलते अमोनिया का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने भी कहा है कि यमुना में अमोनिया की मात्रा 2 ppm दर्ज की गई है, जिसके चलते जो वाटर प्लांट है उसको कच्चा पानी मिलना कम हो रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में जल संकट बढ़ सकता है। इसके साथ ही ऑप्शनल तौर पे ज़रूर जल बोर्ड ने व्यवस्था की है और CLC नहर में पानी की मात्रा बढ़वाने की तैयारी की जा रही है ताकि दिल्ली में जल संकट पैदा ना हो। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने अपने सभी लोगों को निर्देश दिया है कि लोगों को बता दें कि इस स्थिति से वो घबराए नहीं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से यमुना का जो जल स्तर कम है, बारिश की कमी है, इसके चलते अमोनिया का स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वो अभी एक ड्रेन है DD6 जिसके यहाँ जो कि पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट जिसमें चलता है वो ओवरफ्लो करी है, जिसकी वजह से अमोनिया आया है। उसको अभी हम डाइल्यूशन पे कर रहे हैं और अभी सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल है और मुझे लगता है 1-2 दिन में वो जो अमोनिया की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। ये भी बताया जा रहा था कि जो 2 ppm दर्ज की गई है अमोनिया की मात्रा 1.2 आई थी, जो कि हमारे प्लांट के हिसाब से मैनेजेबल है और उसे मैनेज कर रहे हैं। अगर फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो अदर अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें सब कुछ चीज़ें अंडर कंट्रोल है। उन्नाव रेप के मामले में कांग्रेस लीडर PL पुनिया का कहना है कि इस मामले में साजिश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सबूत खत्म करने के लिए हादसे करवाए गए हैं। PL पुनिया से बात की हमारी नुमाइंदा रंजीता ने। उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इन्हीं के अपने लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो बलात्कार के आरोपी हैं इस मामले में। और बलात्कार के आरोपी से पैरवी करने वाले उनके चचा, उनको फर्जी मुकदमे में रायबरेली में जेल में बंद कर दिया गया। जब उसको मिलने जाते हैं तो सुरक्षा उनके साथ जाती नहीं है। जो लौट के आते हैं, लौटते समय उस गाड़ी का एक्सीडेंट किया जाता है उस ट्रक से। वो ट्रक के जो नंबर प्लेट है वो काली स्याही से पोती हुई है और सिक्योरिटी उनके पास है नहीं। तो ये पूरी सब अगर परिस्थितियों को देखा जाए, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से सुनियोजित ये घटना है और उनको जो सबूत है उसको ख़त्म करने का ये पूरा प्रयास है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, उनके समर्थन में शासन, प्रशासन और सरकार जुटी हुई है। जाहिर है जो विधायक आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी हुई है। अपराधी तत्व किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, RSS के संगठनों में प्रवेश कर गए हैं और वो जब अपराध करते हैं तो उनकी तरफ किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं उंगली उठाने के लिए कार्रवाई करना तो दूर रहा। बजट में मदरसे तालीम की जदीदकारी के नाम पर स्कीमों का ऐलान जरूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 560 मदरसे सरकारी इमदाद याफ्ता है, जबकि 8000 से ज्यादा मदरसे सरकार की मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। अगर महज सरकारी इमदाद याफ्ता 560 मदारिस की बात की जाए तो सरकारी अहकामात और ज़मीनी हकीकत में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। मदारिस इस्लामिया में मौजूदा तालीमी हालत और मदरसों की ज़रूरियात को लेकर यूपी मदरसा टीचर्स एसोसिएशन 6 अगस्त को लखनऊ में अहम मीटिंग का इनेकाद करने जा रही है।
इन्होंने ये कहा था कि हर मदरसे के अंदर 15 टीचर्स दिए जाएंगे, 13 टीचर्स दिए जाएंगे, एक क्लर्क और एक चपरासी। इस मदरसों में अगर किसी में 8 पोस्ट जो है पहले मंजूर की गई थी, तो अब हम ये कहते हैं कि आपने खुद कहा है कि 15 टीचर्स दिए जाएंगे, तो हमें 7 टीचर्स और दे दिए जाएं, तो उसको जो है वो टीचर्स हमें नहीं दिए जा रहे हैं। ये है कि जो टीचर्स आपके पास हैं बस वही रहिए। इसमें हमारी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि सबसे पहले तो मदरसा बोर्ड के हालात को दुरुस्त किया जाए। मदरसा बोर्ड की अपनी एक बिल्डिंग हो और मदरसा बोर्ड के अपने कर्मचारी हों, और जो बोर्ड के मेंबर्स वगैरह हैं वो उन्हीं ऐसे मेंबर्स मुंतखब किए जाएं जो मदरसा एजुकेशन के बारे में अच्छी तरह से उनको मालूमात हो। दूसरी बात यह है कि टीचर्स की जो नियुक्ति की जाए और कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ और इंग्लिश वगैरह के लिए, तो उनके लिए लाजिम यह है कि वो उर्दू भी जानते हों। ये गवर्नमेंट ने जो ये बात कही है कि वो कोई अगर उर्दू नहीं जानता हो और उसका भी जो है मदरसे में कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाने में जो है नियुक्ति की जा सकती है, तो इसका हम सख्त मुखालफत करेंगे। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा किया हासिल। 526 टाइगर है रियासत में, कर्नाटक को मिला दूसरा मकाम। मध्य प्रदेश सरकार पर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बयान। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद अब नया मिशन शुरू। वजीर गोविंद सिंह ने दिया जवाब, कहा ताकत है तो दिखाए सरकार गिराकर। धमतरी जिला इंतजामिया ने नाबालिग स्कूली बच्चों के लिए जारी किया नया हुक्म। 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी लेकर नहीं जा पाएंगे स्कूल। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर करने के लिए उठाया गया है कदम। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया है। वजीर-ए-आजम मोदी ने वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर इस बात का ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बना टाइगर स्टेट, फिर मिला टाइगर स्टेट का दर्जा। 526 टाइगर हैं रियासत में, कर्नाटक को मिला दूसरा मकाम। पूरे मुल्क के लिए और खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर दिल्ली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बाघों की रिपोर्ट जारी की। वजीर-ए-आजम ने कहा कि आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महफूज रिहाइश गांवों में से एक है। 2014 की गिनती में 2226 बाघ बताए गए थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गिनती में मध्य प्रदेश फिर टाइगर स्टेट बन गया है। मुल्क में सबसे ज्यादा टाइगर वाले स्टेट के साथ मध्य प्रदेश फहरिस्त में सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश पे 526 टाइगर हैं, जबकि 524 टाइगरों के साथ कर्नाटक दूसरे मकाम पर है। वहीं 442 टाइगर के साथ उत्तराखंड तीसरे मकाम पर है। महकमे जंगलात के वजीर उमंग सिंघार ने कहा है कि सरकार 2 नई सेंचुरी बनाएगी। राधा पानी सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का तमगा कर्नाटक ने छीन लिया था, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश 526 टाइगरों के साथ सबसे आगे हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एमपी के दानिशवरों ने अपनी सख्त तजवीज़ का इजहार किया है। भोपाल में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुस्लिम तंजीमों के साथ दूसरी तंजीमों के जिम्मेदार और दानिशवरों ने शिरकत की और कमलनाथ हुकूमत को भी साबिका हुकूमत की तकलीद करने का इल्जाम लगाया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आज एक बार फिर यूपी में एक और हुजूमी तशद्दुद का वाकया पेश आया। इन्हीं वाकयात को बढ़ते हुए देख के एमपी में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ हुजूमी तशद्दुद को लेकर के, क्या कुछ कंसर्न्स इस प्रोग्राम में रेज किए गए? मुनज़्ज़म बता दें कि हुजूमी तशद्दुद को लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से पिछले दिनों ये कमलनाथ हुकूमत ने पहल की थी और कानून भी जो है, इसका बिल भी जो है असेंबली में पेश किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी देख रहे हैं कि हुजूमी तशद्दुद पर कहीं भी रोक नहीं लग रही है, क्योंकि जो लोग हुजूमी तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं, जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक इस तरह के वाक़यात पर रोक नहीं लग सकती है। चाहे हम खड़वा की बात करें या फिर हम गुज़िश्ता दिनों जो है दूसरे जो शहर, अगर उज्जैन की बात करते हैं, धार की बात करते हैं, ग्वालियर की बात करते हैं, जिस
तरह से वाक़यात पेश आ रहे हैं और वहाँ पर जो है मुकामी पुलिस उन पर किसी तरह के एक्शन लेने से जो कासी रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज जिस तरह सद्भावना मंच और मध्य प्रदेश जमत उलमा की हिंद के ज़ेर-ए-इत्माम भोपाल के गांधी भवन में जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, तो उसमें मुसलमानों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों और दूसरी तंजीमों के लोगों ने जो शिरकत की थी, उसमें इसी बात पर तशवीश का इज़हार किया गया कि हुकूमत जो है अपने दावे तो कर रही है, लेकिन साबिका हुकूमत में जिस तरह से वाक़यात हो रहे थे उससे ज़्यादा वाक़यात कमलनाथ हुकूमत में हो रहे हैं। हालांकि कमलनाथ हुकूमत इस बात का भी जो है तमगा ले रही है कि उसने जो है पर हिंदुस्तान की पहली रियासत है जिसने हुजूम तशद्दुद पर जो है कानून बनाने की पहल की है। जी, सवाल ये बात नहीं है कि अगर कानून बन गया, कानून तो पहले भी था, हुकूमत जो है या इंतजामिया के जो लोग हैं उस पर एक्शन कब लेंगे, वो अनासिर जो इसमें मुलव्विस हैं उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। जब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जाती और तो जिस तरह से इसमें आज की मीटिंग में भी मुतालबा किया गया कि जहाँ पर भी ऐसा वाक़या पेश आता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इस तरह के वाक़यात पर रोक नहीं लगेगी। मुनज़्ज़ा बिल्कुल मेहताब, और इन दानिश्वरों का क्या कहना है कि बावजूद कानून होने के और पुलिस इंतज़ामिया लापरवाही भी बरतती है, जबकि जो वज़ीर आज़म है और लीडरान है वो लगातार इसकी तनकीद कर रहे हैं और पुलिस इंतज़ामिया को भी कह रहे हैं कि इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बावजूद इस सब के ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और जैसे कोई आवाज़ उठाता है तो हम देखते हैं कि उसी के खिलाफ पिटीशन दाखिल हो गई होती है। देखिए, यहाँ पर मुनज़्ज़ा हमें इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि कथनी और करनी, कौल और फ़ियल का जो तज़ाद है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। अगर वज़ीर आज़म से लेकर हम जो है वज़ीर आला तक की बात करें, लोग बातें तो कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने जो लोग जो है इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस हैं या इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडरान जब इस तरह के वाक़यात को जो है फ़रोग़ देने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी तकारीर को जो अपलोड करते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उनको ये मालूम है कि जो है ये बातें सिर्फ कहने की हैं, इसका अमल से जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट की सियासत दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए कमलनाथ हुकूमत ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अडॉप्ट किया था। यही वजह है कि मैं देख रहे हैं क्योंकि इसी साल के जो है नवंबर और दिसंबर में मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं और कमलनाथ हुकूमत ये चाहती है कि कहीं ना कहीं उस पर जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के पर चलते हुए जिस तरह से असेंबली में उसने कामयाबी हासिल की थी, वो बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करने के लिए उस पर जो है इस तरह के अनासिर पर कहीं ना कहीं गुरेज करती हुई नजर आ रही है। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिजली के मसले को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक नए मंसूबे पर काम करने जा रही है। अगर मंसूबा कामयाब हुआ तो बिजली का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बिजली की परेशानी जल्द दूर होने की उम्मीद बढ़ गई है। सीएम कमलनाथ का इंटरनेशनल प्लान कामयाब रहा तो रियासत में बिजली की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। जल्द ही चीन और जापान का एक वफ्द मध्य प्रदेश का दौरा करेगा। अभी तक अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर बिजली स्टोरेज की टेक्नोलॉजी मैसर नहीं है, लेकिन चीन जैसे मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी के दम पर बड़े पैमाने पर बिजली स्टोरेज प्लांट लगाने में कामयाब हुए हैं। वज़ीर आला कमलनाथ ने अब इसी टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश में लाकर बिजली स्टोरेज पर काम करने का मन बनाया है। हाल के दिनों में बिजली का मसला एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अपोजिशन इसको लेकर सरकार पर निशाना भी साधता रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसे ही मध्य प्रदेश में आए तो उनने वैज्ञानिकों से यही कहा कि कोई ऐसी विधि या का भी आविष्कार होना चाहिए कि बिजली स्टोर की जा सके, और ऐसे प्रमाण हैं कि लिक्विड के रूप में, गैस के रूप में, ठोस के रूप में बिजली स्टोर की जा सकती है। और उसके बारे में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रयास किया है और जापान से कुछ टीम उसके लिए आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बिजली अगर स्टोर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ बिजली की कमी का मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शिवराज जी की सरकार में 24 आवर्स बिजली दी थी हमने, गांव से लेकर शहर तक, और सिंचाई की 10 घंटे की बिजली उपलब्ध कराई थी हमने किसान को। आज सब लहूलुहान है, सब दूर अंधेरा है, और अंधेरा कांग्रेस इसलिए चाहती है कि लुटेरे हर हमेशा अंधेरे की इंतजार करते हैं। अभी तक मुल्क में बिजली पैदावार के बाद सीधे उसकी सप्लाई की तकनीक काम कर रही है। यही वजह है कि कई बार कोयले की कमी या बिजली प्लांटों में खराबी के बाद बिजली सप्लाई पर असर पड़ता है। अगर बिजली के स्टोरेज की तकनीक परवान चढ़ी तो आम लोगों को इससे काफी राहत मिल सकती है।
भोपाल से न्यूज 18 के लिए शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय का मध्य प्रदेश सरकार पर बयान आया है। अपने बयान में विजयवर्गीय ने कहा कि कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद अब नया मिशन शुरू हो गया है और कमलनाथ सरकार खतरे में है। उनका कहना है कि कांग्रेस के अरकान असेंबली वजीर आजम की सरबराही को पसंद कर रहे हैं। वहीं विजयवर्गीय के बयान पर वजीर गोविंद सिंह ने कहा है कि ताकत है तो सरकार गिरा कर दिखाए। पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए, मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, उसके बाद फिर नया मिशन भी चालू करेंगे। आप चिंता देखिए, हमारी कोई इच्छा सरकार गिराने की नहीं है, पर कांग्रेस के विधायकों में भी इस प्रकार की अनिश्चितता है, अपने नेतृत्व के ऊपर अविश्वास है और उनकी गुटबाजी से वो खुद ही दुखी हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व बहुत अच्छा है। तो सरकार हमारी गिराने की इच्छा नहीं है, कांग्रेस अपने कर्मों से उनके कारण ही सरकार गिर रही है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति मानते हैं? मध्य प्रदेश हो या चाहे राजस्थान हो चाहे कर्नाटक में भी सरकार गिरी है तो उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी, तो हमारी कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब कांग्रेस ही अगर थ्रो करे तो हम क्या करेंगे उसको। अब देखिए ऐसा है कि अब खेल होता है क्रिकेट का, बॉल और बॉल डालता है, बैट्समैन बैटिंग करता है, कई बार बैट्समैन हिट विकेट हो जाता है, तो कांग्रेस तो हिट विकेट हो रही। कैलाश विजयवर्गीय का सवाल है तो उनके बड़पोलापन साबित करता है और उनके बेटे के बड़पोलापन मोदी ने उनको सबक सिखा दिया है। हम भी उनको सलाह देते हैं कि इस प्रकार के बड़बोलेपन न करें। अब उनको जब पेंशन घोटाले को जो किया है उसकी अपनी चिंता करें। उसमें ग्वालियर में मिलावटी दूध पर न्यूज 18 की मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। ग्वालियर में सार्फिन को बेदार करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। शहर के लोग कैंप में आकर दूध की जांच करवा रहे हैं और जांच कर बता रहे हैं कि दूध में मिलावट की गई है या फिर नहीं। न्यूज 18 ने रियासत में नकली दूध के खिलाफ मुहिम चलाई है, जिसके बाद कैंप लगाकर दूध की जांच की जा रही है। नकली दूध के खिलाफ शुरू की गई न्यूज 18 की मुहिम लगातार असर दिखा रही है और अब ग्वालियर में दुग्ध संघ ने नकली दूध, अमानक दूध की चेकिंग के लिए शिविर का आयोजन किया है। आज ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में यहाँ शिविर चल रहा है। हम एक अपील भी करते हैं आपके माध्यम से कि जनता से, ग्वालियर की जनता से, अगर उनको किस प्रकार की शिकायत और माइक्रोस्कोप टेस्टिंग करनी है तो वो 100 ग्राम जो है कच्चा दूध लाके हमारे पास ग्वालियर का मंदिर गोले पे हमारा ऑफिस है वहाँ पे दें और अपना जो है अपना नाम पता एड्रेस दें, तो हम उसमें केमिकल और जो है। ये बताइए कि अभी तक जो सैंपल आए हैं कितना अमानक दूध पाया गया है? अधिकांश जो हमने कल से आज में अगर देखा जाए तो अधिकांश जगह पे हमारे पास जो है कुछ जगह पे न्यूट्रलाइजर का इस्तेमाल पाया गया है, लेकिन अधिकांश जगह 90% जो है उसमें जो है पानी की मिलावट पाई गई है। जो सीलार जो है आ रही है, जो गाय बफेलो और काऊ मिल्क की होती है वो उससे भी कम है। मतलब कि लोग, हमें ऐसा लगता है कि लोग जो है दूध की जगह पानी का पैसा दे रहे हैं। आप ये बताइए कि किस तरह का आपको दूध यहाँ मिला है सैंपल में? सैंपल में पानी अधिक बता रहे हैं। अब कितना % पानी है ये तो यही बता सकते हैं। 50% पानी बता रहे हैं। भोपाल में वजीर पीसी शर्मा ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर उनके हल्के असेंबली के लोगों के लिए है जो अपने मसाइल को हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर सड़क, बिजली और पानी से जुड़े मसाइल सुनकर हल करने की कोशिश होगी। ये नंबर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा। बीजेपी ने इस कदम पर तंज कसा है। विशेषकर भोपाल नगर निगम में मैंने देखा है, मेरे पास कई बार शिकायत आती है, जनता का कोई काम है तो नगर निगम के अधिकारी ये कहते हैं कांग्रेस के पार्षद कहेंगे तो करेंगे। बंगाल में एक समय जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था तब ये स्थिति थी, वो कोशिश यहाँ पीसी शर्मा साहब कर रहे हैं। तो अगर पैरेलल बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रशासन को पंगु करने का है और लोगों को अपना एहसान जताने का काम होगा। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक नई पहल की है जिसके तहत अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए अब उन्होंने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत कॉल सेंटर बनाया गया है और अपने घर के बाहर एक पोस्टर के जरिए पीसी शर्मा ये जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि उनकी विधानसभा यानी कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा के क्षेत्र में किसी को भी अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर, यानी कि नंबर है 8982464232,
इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या वो बता सकते हैं और ये जो कॉल सेंटर है सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक चालू रहेगा। जिनकी भी समस्या है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये हेल्पलाइन जो नंबर है वो नगर निगम के कॉल सेंटर की तर्क पर काम करेगा और जो भी लोगों को समस्या होगी वो सीधा अपने क्षेत्र के मंत्री से संपर्क करके वो उसे हल करा सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। धमतरी जिला इंतजामिया ने नाबालिग स्कूली बच्चों के लिए नया हुक्म जारी किया है। इस हुक्म के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी गाड़ी को लेकर स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो तालिब इल्म के साथ साथ स्कूल इंतजामिया पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल धमतरी में ट्रैफिक के निजाम को बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। जाम के मसले से निजात पाने और सड़क हादसे को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस हुक्म में अमली जामा पहनाने की तैयारी इंतजामिया की तरफ से की जा रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अपने किए हुए वादे को पूरा करने में सरगर्म नजर आ रही है। सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री चार्ज कम कर दिया है, जिससे जमीन की कारोबार से जुड़े लोग खुश नजर आ रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आई है। ये तेजी रियासती सरकार के फैसले से आई है। सरकार ने जमीन की सरकारी खरीदो फरोख्त की दर में 30% की कमी की है। भूपेश बघेल सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा हुआ। वहीं रियल एस्टेट कारोबार में लगे लोगों को भी राहत मिली है। सरकार ने इसके साथ ही छोटी जमीनों की खरीदो फरोख्त पर लगी रोक को भी हटा दिया है। इससे गरीब लोगों के लिए घर या अपनी जमीन का सपना पूरा होगा। यही नहीं, रजिस्ट्री होने से सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा। शहर में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी सरकार ने जमीन का पट्टा देने का फैसला किया है। क्योंकि शासन ने 30% जो कम किया है वो बहुत अच्छी पहल है। तो पॉजिटिव तो वहाँ पर है कि जो छोटे जिनकी रोजी रोटी इसमें चलती है और जिन्होंने छोटे छोटे ज़मीन रख दिए हैं कि भाई हम इसको बिक्री करें और बिक्री करने के बाद इसमें कुछ और काम कर लें, अपने खेती को बढ़ा लें या इसके बदले और कहीं खेती ले लें, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत आसानी हो गया है, बहुत अच्छे की है सरकार। अभी जो 30% हमको कम दिए हैं तो अच्छा से अच्छा मतलब कोई भी गरीब आदमी भी अपना ये बना सकते हैं। ये योजना सरकार बहुत अच्छे ही निकाले हैं। रियासत की भूपेश सरकार के लगातार अहम फैसले से तमाम तबकों में खुशी का माहौल है। वहीं सरकार के वजीर का कहना है कि आगे भी गरीबों और किसानों के हक में सरकार फैसले लेती रहेगी। आवास निर्माण में भूमि से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु हमने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें पट्टों को फ्री होल्ड करना एवं पट्टा धृति अधिनियम में संशोधन कर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पट्टों के क्रय विक्रय को अधिमान्य करते हुए 19 नवंबर 2018 के पूर्व शहरी क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन परिवारों को शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान किए जाने का निर्णय शामिल है। हुकूमत में आने के बाद से भूपेश बघेल सरकार अपने वादे को पूरा करने में लगी है और लोग